जय हिंद दोस्तों। आज से शुरू करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज़। इसमें पहला टेस्ट आज है भारतीय राज्य व्यवस्था का। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। कथन 2, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। कथन 3, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 2 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यानी केवल 1। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है। ये नहीं लिखा गया है कि वो किस धर्म का पालन करे या नहीं, ये उसकी स्वतंत्रता है। और दूसरा कथन है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जाता है उस पर रोक लगाता है। तीसरा कथन, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि भारत क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसमें निहित है? विकल्प ए वित्त मंत्री में, विकल्प बी संसद में, विकल्प सी राष्ट्रपति में, विकल्प डी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। कथन 2, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। कथन 3, विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यानी इसको अगर सरल बनाया जाए तो लिख देंगे कौन से कथन गलत हैं, तो आसानी से समझा जा सकता है इस कथन को। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि इसमें है कि कौन से कथन गलत हैं, तो इसमें तीनों कथन गलत है, क्योंकि यह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। और कथन 2 में रिपोर्ट के अनुसार विगत 2 वर्षों में देश का कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण में लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और कथन 3 में है, यह सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है, जबकि ऐसा नहीं है, सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में देखी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं विद्यमान हैं? पहला कथन, संसद की सर्वोच्चता। दूसरा कथन, निर्वाचित राज्य प्रमुख। तीसरा कथन, बहुमत प्राप्त दल का शासन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 3। भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश संसद की तरह एक संप्रभु निकाय नहीं है। भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। पहला अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा विशिष्ट आमंत्रित, चौथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उपर्युक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो अपनी नियुक्ति तो करेगा नहीं। तो अगर जो अध्यक्ष को हटा देते हैं तो विकल्प ए इसमें से गया, विकल्प ए इसमें से गया, बाकी बचे इसमें से। देखते हैं तो प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है, विशिष्ट आमंत्रित की भी नियुक्ति करता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इस प्रवृत्ति
का समर्थन करते हैं। कथन ए, एकल और लचीला संविधान। कथन 2, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। कथन 3, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि ये सारे कथन सही हैं। भारत में राज्यों और केंद्र दोनों के लिए एक ही संविधान अपनाया गया है, इसलिए एकल संविधान। कथन 2 में है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों को केंद्र के द्वारा भर्ती और प्रशिक्षित किया जाता है, जबकि इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। कथन 3 में, राज्यों में अनेक विवेकाधीन शक्तियों से युक्त राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनपीआर में केवल नागरिक शामिल हैं, केवल नागरिक शामिल हैं। दूसरा कथन, भारत के प्रत्येक समान निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है। कथन 3, एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2 और 3, क्योंकि एनपीआर देश के सामान्य निवासियों को सूचित करता है, न कि केवल नागरिकों को। कथन 2 में है कि भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है, जबकि भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण करना अनिवार्य है, इसलिए ये सही है। कथन 3 भी सही है, क्योंकि एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। कथन 2, केवल राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है, ये गलत है, क्योंकि इतने संविधान संशोधन होते हैं उसमें मूल ढांचा नहीं बदला जाता है, मूल ढांचे की प्रवृत्ति नहीं बदली जाती है, तो ये उसकी सीमा को आरोपित करता है। और दूसरा कथन में राष्ट्रपति नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है कि कौन सा मूल ढांचा है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। एशियाई बैंक की बात की गई है, एशिया में अगर देखा जाए इकोनॉमिक दृष्टि से तो भारत भी अच्छा खासा स्थान रखता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं, क्योंकि भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। पहला कौन सा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं, क्योंकि ये एशिया अवसंरचना निवेश बैंक की बात की जा रही है, तो एशिया में अमेरिका आता नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की कमी या कमियां हो सकती हैं। पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। कथन 2, लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। कथन 3, लोकतंत्र में उग्र और गैर जिम्मेदार निर्णयन की संभावना बढ़ जाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। पहला कथन, वे अउल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। कथन 2, वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध हैं। कथन 3, वे कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 2 और 3, क्योंकि कथन ये इसलिए गलत है क्योंकि उसमें ये है कि उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिस सीमा तक संविधान संशोधन के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जाता है। इस प्रकार मूल अधिकार अउल्लंघनीय नहीं है। कथन 2 सही है, इसलिए है क्योंकि मूल अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है। कथन 3 भी सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को सीमित करता है। कार्यपालिका एवं विधायिका को निरंकुशता पर रोक लगाती है। क्वेश्चन नंबर 12,
मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? पहला कथन, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। दूसरा कथन, इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। कथन ये सही है, इसलिए सही है कि मूल अधिकारों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है। ये सही है, जो 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया है। ये कथन संख्या 2 भी सही है। संसद उपयुक्त विधि निर्माण के माध्यम से मूल अधिकारों को लागू करने की स्वतंत्रता देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं? कथन ए, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। कथन 2, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। कथन 3, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2, क्योंकि भारत में राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक, राजनीतिक और धर्मनिरपेक्षता क्रियाकलापों का विनिमय कर सकता है। उदाहरण के लिए सभी वर्गों में हिंदू धर्मांतरण संस्थाओं को खोलना, ये सब। कथन 2 सही है। वो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 29(2) के अनुसार अगर जो देखा जाए तो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भी वंचित नहीं किया जा सकता। कथन 3 गलत इसलिए है क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। संविधान में इस पर कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है? इसका सही पहला कथन है कि IR कोहिलोवाद 2007, गोलकनाथवाद 1967, मेनका गांधीवाद 1978, मिनर्वा मिल्सवाद 1980। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 2 और 4, यानी गोलकनाथवाद 1967 और मिनर्वा मिल्सवाद 1980। क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन से शामिल हैं? पहला, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सही है। दूसरा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सही है। तीसरा, नीति आयोग, सही है। चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ये भी सही है। यानी चारों कथन सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है? विकल्प ए, पूर्वी हिंद महासागर, विकल्प बी, पश्चिमी प्रशांत, विकल्प सी, आर्कटिक और विकल्प डी, अंटार्कटिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्षेत्र में वेडेल सागर में एक विशाल मत्स्य प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल 1, विकल्प 2 बी, केवल 2, विकल्प सी, 1 और 2 दोनों, विकल्प डी, न तो ए 1 और ना ही बी 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। ठीक, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति के अनुशंसा पर अपने हस्ताक्षर सहित लिखित
अधिपत्र द्वारा जारी करता है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? कथन ए, इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा कथन है, मूल अधिकार के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कथन 3, यह संविधान के एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 3। कथन ए सही है, इसलिए संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकार को ही गारंटी प्रदान की गई है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल तो है किंतु अनन्य नहीं है। ठीक। कथन 3 सही है, अनुच्छेद 32 संविधान की एक मूल विशेषता है, इसलिए संविधान में संशोधन के द्वारा भी इसे सीमित नहीं किया जा सकता अथवा हटाया नहीं जा सकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? पहला, सांस्कृतिक भिन्नताएं, दूसरा सामरिक महत्व, तीसरा जनजातीय लोगों का हित, चौथा प्रशासनिक महत्व। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, यानी चारों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? पहला, मौन रहने की स्वतंत्रता, दूसरा हड़ताल का अधिकार, तीसरा प्रसारण का अधिकार, चौथा सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। कथन 2, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल 2। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संसद के एक अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग 1905 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। यह आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। ठीक। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। परख पोर्टल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह स्कूल में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। कथन 2, इसे अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया
है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी एक और दो दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्राधान्यता देता है। कथन 2, संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी न तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल दो। भारतीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक मूल्यों की मांग पर व्यक्तियों के अधिकारों की प्रधानता देता है। ठीक, और सामाजिक न्याय हेतु वंचित वर्गों के मांगों को पूरा करने के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद के विचार को दर्शाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विषय उठाया या उठाए जा सकते हैं? पहला, हाथ से मैला ढोने की समस्या। दूसरा, अनुसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा समानता की जाने वाली समस्या। कथन 3, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल एक और दो, विकल्प सी एक, दो और तीन, विकल्प डी केवल तीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी एक, दो और तीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेड्स 2022 को प्रकाशित किया गया, यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? क्वेश्चन ये है। इसका देखते हैं विकल्प। पहला विकल्प है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। विकल्प सी है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा। विकल्प डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तें व पदावधि को निर्धारित किया गया है। कथन 2, निर्वाचन आयोग में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। कथन 3, CEC राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन चुनिए। विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल तीन, विकल्प सी एक और तीन, विकल्प डी एक, दो और तीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल तीन। पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त की सेवा की शर्तें एवं पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक, कथन 2 सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और या दो निर्वाचन आयुक्त के बीच विचार में मतभेद होता है, तो आयोग द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाता है। कथन 3 सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और पहले ये पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। उपर्युक्त में से किन विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों पर भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। पहला राष्ट्रपति शासन, दूसरा इस पे तो नहीं पड़ता है, दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल इस पे पड़ता है, तीसरा सैनिक शासन इस पे पड़ता है। तो पहला हटा दें तो ये बचा और ये दोनों सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। पहला, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। कथन 2, सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। कथन 3, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में समानता को कम करना। कथन 4, हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। इसमें पहला महान्यायवादी, दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चौथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 2, 3 और 4, विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2, 3 और 4, क्योंकि महान्यायवादी के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है और बाकी सबका कार्यकाल, इसमें से ये तीनों हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। कथन 2, पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। कथन 3 है, इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को कोई भी नगद पुरस्कार नहीं मिलता है, ठीक। और इसमें अगर देखा जाए किसी पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले पुरस्कार दिए जाने के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है, इसलिए कथन ए सही है। एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार भी नहीं दिया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कथन 2 इसलिए भी सही है क्योंकि पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, ठीक। इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। कथन 3 सही नहीं है। इस पुरस्कार की घोषणा से पहले प्राप्तकर्ता की लिखित या औपचारिक सहमति लेने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा है संवैधानिक प्रावधान और दूसरा लिखा है ये किस देश से लिया गया। मूल अधिकार फ्रांस, ये तो वैसे ही गलत है, सबको पता है मूल अधिकार यूएसए से लिया गया। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, सरकार के कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए,
केवल 2 और 3। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, कोई भी कर देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। कथन 2, राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। कथन 3, राज्य चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इसमें आएगा ही नहीं, तो ये कथन गलत ही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। कथन ये सही इसलिए है कि राज्य चुनाव आयोग को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों के चुनाव और 74वें में ये संशोधन किया गया है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई। कथन 2 भी सही है, राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के प्रसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम के कार्य निहित हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। आयोग निकाय किसके अंतर्गत आता है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 33। पहला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तीसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति मामलों के मंत्रालय। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 2 और 3, क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा कथन, इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तीसरा, इसके सदस्य पुनर्नियुक्त हेतु पात्र होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल 1 और 2। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, केवल 1 और 3। विकल्प डी, केवल 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 3। कथन ये सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कथन 2 सही नहीं है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कथन 3 सही है, ये पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। ठीक, भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकता है। ठीक, ये भी सही है। भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपये नहीं है, ये 2 लाख रुपये है। ठीक, तो इसको गलत कर दीजिए। तो 3 जहाँ जहाँ है उसको काट दीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता रहा है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? विकल्प ए, न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के
कार्यान्वयन में लचीलापन दर्शाया है। विकल्प बी, संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। ठीक, सॉरी। और सी विकल्प, संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समानता प्रदान किया है। विकल्प डी, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुझे लगा कि इसमें और कूट भी बना दिया गया है। ठीक, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। राजनीतिक प्रथाओं और न्यायिक निर्णयन दोनों में संविधान को लागू करने में परिपक्वता और लचीलापन दर्शाया गया है, इसलिए ये सही है। इसमें पूछा इसमें से कौन सा कारण नहीं है। और दूसरा में संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है, ये भी सही है। संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे, इन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया है। जो संविधान संशोधन होते हैं वो उसी के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन अपने संबंधित पद पर न रह जाने के पश्चात केंद्र या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं होता है। ए, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दूसरा, भारत का महान्यायवादी। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक। जबकि भारत का महान्यायवादी को भी निजी प्रैक्टिस करने के लिए भी छूट दी जाती है। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं ये अध्यक्ष बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल एक। अब क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किया गए या जाते हैं। पहला, वन क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संदर्भ में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किया जाने वाला उपाय का सुझाव देना। ठीक, ये सही है। अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने के संदर्भ में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना, ये भी सही है। क्वेश्चन 3 है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों को सुझाव देना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल 2। विकल्प बी, 1 और 3। विकल्प सी, 1 और 2। विकल्प डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लेखित हैं। पहला, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कथन 2, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कथन 3, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, केवल 1 और 3। विकल्प बी, केवल 2। विकल्प सी, केवल 2 और 3। विकल्प डी, 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 2 और 3। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक, और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में प्रदान किया गया है और यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए पहला गलत हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। ठीक, ये सही है। इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल पद को समाप्त नहीं किया गया था, वायसराय के पद को समाप्त किया गया था। गवर्नर जनरल पद अभी था, तो विकल्प 2 गलत है। और ये देखा जाए तो विकल्प 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो वैसे ये तीनों कट जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। हालांकि तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। हालांकि इसमें भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा नहीं की। ये कथन गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। यदि किसी विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति कि उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे, यह किसमें निहित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, उच्चतम न्यायालय में, केंद्र सरकार में या संसद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केंद्र सरकार में। ठीक, यदि कोई भी विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों में से ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करती है जो भारत के नागरिक होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, यह अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। कथन 2, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया संविधान में। ठीक, ये गलत है। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, ऐसा नहीं है, ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है। इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है, ये सही है। यानी विकल्प संख्या 1 और 4 सही है। और देखते हैं इसमें 1 और 4 कहाँ है? ऑप्शन बी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है। कथन ए, डीएनए के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और इसके जैविक कार्य के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ऑप्शन बी, कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे उच्च दाब की स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के डीएनए को। गलत। डीएनए के उस अनुक्रम को जिन्हें आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा बदला गया है, ये भी गलत है। जानवरों के संरक्षण शवों में पाए गए अप्रभावी डीएनए को, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 44। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के आधे सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के व्यक्ति होने चाहिए। कथन 2, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्योंकि संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया गया, बल्कि इस संबंध में निर्णय को राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसके आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक पद धारण किया हो। इसलिए कथन ये गलत हो गया और इन्हें राज्यपाल के द्वारा नहीं हटाया जाता है, इन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है।
इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति ने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था? पहला घर आयोग, दूसरा JVP समिति, तीसरा फजल अली आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा फजल अली आयोग। ठीक, अब इस फजल अली आयोग, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 3 विकल्प सी में है, तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, और दूसरा कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों को केवल भारत के राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। इसका अगर देखा जाए उपयुक्त कथनों में से सही कौन से हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी केवल 2। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामले में उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए कथन ये सही नहीं है और इन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? पहला कथन, विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना। दूसरा, सामान्य संगठन वाला एक समूह होना। तीसरा, समूह का एक विशिष्ट नाम होना। चौथा, समूह का अपना एक धार्मिक पाठ्य होना, ये गलत है। पांचवा, अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाला एक नेता होना, ये भी गलत है। 4 और 5 गलत हैं, तो इसका ये विकल्प कट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1, 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य हैं? पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना, ये सही है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये गलत है। करों का भुगतान करना, ये भी गलत है। मतदान करना, ये भी गलत है। नीचे दिए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1, क्योंकि विकल्प ए में भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल अधिकारों में से ये एक है। विकल्प 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है, न कि मूल कर्तव्यों का। ठीक, विकल्प 3 मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश की थी कि भुगतान करने के कर्तव्य को मूल कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। मतदान करना भी मूल अधिकार में शामिल नहीं है, इसलिए विकल्प 4 भी सही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना का एक भाग है? पहला, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। तीसरा, समाजवादी राज। चौथा, तर्क संगतता का सिद्धांत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 2, 3, 4, विकल्प सी केवल 1, 3 और 4, विकल्प डी
1, 2 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, 2 और 4। समाजवादी राज्य नहीं है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन से हित समूह और जन आंदोलनों दोनों के लिए समान है? पहला कथन, दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये सही है। ठीक, दोनों का एक ढीला संगठन है जहां निर्णय अनौपचारिक और लचीला होता है। ये गलत है। दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्ति जन भागीदारी पर निर्भर होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केवल 1, क्योंकि किसी हित समूह के समान ही जन आंदोलन भी चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। आज तक केवल 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे का 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।